Good evening, friends. Welcome to all of you this online session. Friends, we already know that within the UPSC examinations, the mains perspective and mains analysis is the most important key to success the our what we want to be achieved. That's why in the GS paper 2, the constitutions, along with that, the governance, IR, and social justice, this point has been mentioned within the syllabus itself. Friends, we have to look the exactly the meaning of a governance, what are the importance aspect of the governance, what are the necessary to understand the governance, and what are the or what could be the procedure has been followed by our government to give the justice to every person who reside within the territory of India. Basically, before that, we have to be categorize the sum of governance institutions within the some kind of a parallel institution. When we talks about the governance, the meaning of a governance we have to be know, because of if we don't know the example or exactly the meaning of a governance, we could not be go to approach or we cannot be find the meaning of a particular things कि what we want to be sent to the governments. देखो क्या होता है कि गवर्नेंस में जब हम बात करते हैं कि गवर्नेंस की हमें ये जो तैनात है जो पर्टिकुलर थिंग्स है वो हमें डिलीवर करना है, बट वी हैव टू बी फाइंड दैट कि व्हाट आर द लैक्यूनस विद इन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्यों फेल हो रहा है, क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट में, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंस है. जब 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, दैट टाइम्स और फॉर दैट रीजंस हमें गवर्नेंस का एस्पेक्ट थोड़ा अलग ही चेक करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ने अगर हमने देखा था है तो गवर्नेंस पे नियर टू बी मेंस में 2 और 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. तो हमें ये चेक करना है कि गवर्नेंस में कौन से एस्पेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेदर सोशल जस्टिस को रिलेट करके आ रहे हैं और वेदर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को लेकर गवर्नेंस का मैटर्स चल रहा है. मींस वी हैव टू बी लुक इनटू इन सच डेप्थनेस कि भाई हमें गवर्नेंस का कौन सा एंगल देखना चाहिए, सो दैट बिफोर हमें ये पता चाहिए कि एग्जैक्टली कि गवर्नेंस का पोर्शन और गवर्नेंस का सिलेबस हमें हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस मेंशन किया है जीएस पेपर 2 में, व्हाट आर द कोड्स और व्हाट आर द स्टेटमेंट्स और व्हाट आर द वर्ड्स हैज बीन गिवन बाय द यूपीएससी इटसेल्फ विद इन द पर्टिकुलर दिस सिलेबस. बिकॉज ऑफ हमें क्या होता है कि अगर सिलेबस पता नहीं है, अगर सिलेबस की उसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन अगर पता नहीं है, तो हमें जब बुक्स रीड करेंगे, जब न्यूज़पेपर रीड करेंगे, तब हमें पता नहीं रहता कि हाँ भाई ये पार्ट ऑफ द गवर्नेंस है और वी हैव टू बी लुक इनटू दैट, सो दैट वी हैव टू बी नो द एग्जैक्टली नेचर ऑफ द सिलेबस. देखो नेचर में क्या दिया है और वी कैन बी से दैट कि व्हाट आर द quotes or what are the we can say with the statements has been given within this particular things. देखो important aspect of the governance पूछा है, मीन्स गवर्नेंस के एस्पेक्ट कौन से हैं, कौन से एंगल से हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा. देन उसके बाद हमारे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने किया क्या है, उसके टूल्स कौन से हैं, उसमें हमें कौन सी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, ये सब चीजें वहां पे मेंशन की है विद इन द सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट में. देन उसके बाद है ई गवर्नेंस, उसके एप्लीकेशंस, उसके मॉडल्स, उसका सक्सेस रेशियो और देन उसके क्या है लिमिटेशंस. देखो सिलेबस में नियर टू बी वन लाइनर सिलेबस है, बट हमें यह पता है कि हमारी यूपीएससी एग्जामिनेशंस यहाँ पे स्टिक नहीं रहती, हमारी एग्जामिनेशंस बहुत ही डेप्थ में जाके उसको को डिकोडिफाइड करके उस पर क्वेश्चंस बनाती है. सो वी हैव टू बी टेक द सेंस ऑफ दिस गवर्नेंस सिलेबस. तो हमने क्या देखा है कि उसके एप्लीकेशंस क्या है, मॉडल्स क्या है, सक्सेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है. अलॉन्ग विद दैट उसमें पोटेंशियल कितना है. अगर हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू बी टेक द कंसिडरेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द गवर्नेंस और डिलीवर सिस्टम. व्हाट इज मीन बाय द गवर्नेंस? गवर्नेंस इज नथिंग बट इट टूल्स और वी कैन बी सेड इट इज अ प्रोसेस टू गिव द व्हाट द पीपल्स वांट. अगर वेलफेयर स्टेट हमने अडॉप्ट किया है तो उसकी पोटेंशियलिटी हमें चेक करना पड़ेगा. देन उसके बाद है सिटीजन चार्टर्स है, देन उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, वन एंड द सेम है, यहाँ पे भी वापस आ गया. देन उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, क्या है इंस्टीट्यूशनल और अदर मेजर्स.
अगर हमें गवर्नेंस देना चाहिए तो गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड द गवर्नेंस विद इन द पीपल्स. दिस इज द मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर गवर्नेंस. तो उसके इंस्टीट्यूशन के लिमिटेशन, इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट, जस्ट काइंड ऑफ इफ यू आर टेकिंग द इफ यू आर टेक द एग्जांपल्स ऑफ CIC है, हमारे पास CBI है, देन उसके बाद बहुत सारे विजिलेंस कमीशन है, मींस विजिलेंस कमीशन है. तो ऐसे लोकपाल, लोकायुक्त, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, दोज आर प्ले वाइटल रोल विद इन द गवर्नेंस सिस्टम. सो वी हैव टू टेक द कंसिडरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. देन उसके बाद है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी, द मेजर पोर्शन ऑफ we are because of we are preparing for that also. So civil society role of civil सर्विसेज का हमारे इसमें डेमोक्रेसी में क्या है. ये जो 4-5 पॉइंट्स है, और ये वी कैन बी से दैट दिस आर द 4-5 लाइंस व्हिच आर गिविंग द एम्फेसिस ऑन द गवर्नेंस एस्पेक्ट. बट अगर हमने उसको डिकोडिफाइड किया, क्या किया, डिकोडिफाइड किया, तो गवर्नेंस का अदर एस्पेक्ट भी हमें पता चलता है. देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस इट गिव्स द डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट, और वी कैन बी सेड स्टेट कॉन्सेप्ट को क्या करती है, वो डायरेक्शन देती है. बट डायरेक्शन देने के बाद इट इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट, concept of the state, which has to be follow the directions given by the constitution. So for the providing the all natures of which has to be given by the constitution's direction, उसके लिए उसको कुछ हिसाब से और कुछ पैरामीटर से गुजरना पड़ता है. तो इसके लिए हमें गवर्नेंस का सिलेबस भी वो हिसाब से हमें देखना ही पड़ेगा कि क्या है. तो उसका अगर हमें डिकोडिफाइड किया तो उसमें पहली बात आती है कि व्हाट इज मीन बाय द गवर्नेंस. गवर्नेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द co-factors to provide the governance system or to we can be say that कि what are the calculations to measure the governance system, वो हमें देखना पड़ता है. देन उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है. देन उसके बाद है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री. जो हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे हो चुकी है, मीन्स वी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ई गवर्नेंस, तो बेसिकली पहले हमारे पास ई गवर्नेंस सिस्टम नहीं थी. तो ई गवर्नेंस कैसे आ गया, उसके व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट, और व्हाट आर द कंट्रीब्यूटर्स टू इवॉल्व द ई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट. So that we have to be take the development process within the governance systems, and what could be the possibility to enrich or evaluate the our other governance aspect, वो भी हमें देखना पड़ेगा. देन उसके बाद है रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स एंड द गवर्नेंस रिफॉर्म्स. जैसे कि हमारे पास क्या है, GRC रिफॉर्म्स है, आपका फर्स्ट है, सेकंड है, उसके बाद तो फिर हमें वो भी देखना पड़ेगा. देन उसके बाद है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड द वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो CBI है, देन उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, NHRC है, देन उसके बाद तुम्हारा स्टेट HRC है, afterwards लोकपाल, लोकायुक्त, and so many more which are given the statutory and the regulatory bodies or within the quasi judicial bodies. तो उसका रोल क्या है within the governance. देखो, देन उसके बाद है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप्स एंड देयर रोल इन द पॉलिटी. ये भी बहुत बड़ा एक इटसेल्फ एन टॉपिक्स है. तो इसका अगर डिकोडिफाइड किया तो हमारे पास क्या मिलता है, दीज आर द सब टॉपिक्स विद इन द दिस सिलेबस. देखो फ्रेंड्स, अगर हमने ये इसको अच्छी तरह समझ में लिया तो हमें एक चीज पता चलती है कि हमें ये डेप्थ तक स्टडी करनी पड़ेगी कि हमें कौन सा पोर्शन ज्यादा फोकस में रखना पड़ेगा. If we are looking at the previous question papers of our UPSC, that times we will be honestly saying that कि भाई हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चंस है ये ओपिनियन बेसिस पे आ रही है. तो ओपिनियन बेसिस पे कौन से, फिर आपका प्रेशर ग्रुप्स है. देन उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स का रोल क्या है पॉलिटी में, लाइक इफ यू आर टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ द दिस फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर्स एजिटेशंस है, तो फार्मर्स एजिटेशंस रहे, फार्मर प्रोटेस्ट रहे, these are the kind of a pressure groups which has to be give the lead to the scrap your laws. These are the pressure groups and these are the pressure groups. Due to that pressure groups आपका जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें हर्डल क्रिएट्स कर रहा है, बॉटलनेक क्रिएट्स कर रहा है. So that whether pressure groups are the benefit to political administrations or whether it is a bad for the political administrations, ये भी क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट होता है. तो ऐसे ओपिनियन बेसिस पे क्वेश्चंस आपको क्या किया जाता है, कंटिन्यूअसली पूछा जाता है.
देन उसके बाद है रोल ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूल्स क्या हो गए, एनएचआरसी है, वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इस पे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर एनएचआरसी, वो वेदर इट इज अ फुलफिलमेंट और इट इज अ सप्लीमेंट्री टू योर जुडिशियल सिस्टम है कि नहीं, ये पूछा जाएगा। और सेकंड बात है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पर्टिकुलर लोकपाल एंड लोकायुक्ता, व्हाट आर द नेसेसरी टू टेक द इंस्टॉलेशन ऑफ अ लोकपाल एंड लोकायुक्ता while we are already having a kind of a vigilance commission. These are the some kind of opinion based questions has been asked within this particular decodified syllabus. So friends, we have to be understand this aspect also. Then है उसके बाद देखो appointment to various constitutional post, powers है, functions है and responsibility of the various constitutional bodies. देखिए constitutional bodies और non constitutional bodies में, और then उसके बाद what are the roles has been played within the particular development of a democracy, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रहो, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी रहो और कौन से भी डेमोक्रेसी रहो, तो उसमें तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का रोल क्या है, वाइटल रोल प्लेस क्या है, वो भी हमें पता चलता है। देन उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, देन उसके बाद है कंटेम्परेरी इशू। दीज आर द डिकोडिफिकेशंस ऑफ योर पर्टिकुलर सिलेबस, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम इसमें और डेप्थ में जाए, अगर उसका हमने बहुत ही माइन्यूट लेवल पे अगर स्टडी किया, तो वी विल गेट द एग्जैक्टली द सेंस ऑफ अ गवर्नेंस। गवर्नेंस टॉपिक से छोटा नहीं है और वी कैन नॉट बी सेड दैट कि भाई ये बहुत लिमिटेशन में सोच सकते हैं, नहीं, गवर्नेंस इटसेल्फ एन अ सब्जेक्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। जब पबैड की बात करेंगे, जब पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, दैट टाइम्स सिस्टम अप्रोच रहो, और तुम्हारा पबैड में जो थ्योरीज है, दिस आर द थ्योरीज नथिंग बट कॉल्ड एज अ रिफ्लिकेशन ऑफ अ गवर्नेंस इन आवर मॉडर्न ईरा। यानी मॉडर्न ईरा में ये गवर्नेंस कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन से तरीके से होना चाहिए, दिस हैज बीन और दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैज बीन डिस्कस्ड विद इन द पबैड, सो दैट वी हैव टू टेक द इट सो डेप्थली इन अ सच ए मैनर कि हमें हर एक इसके एस्पेक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंड होना चाहिए। देखो गवर्नेंस की बात किया जाए तो उसमें सबसे पहले आएगा कि गवर्नेंस क्या है। Governance means what? It's a tool, or we can be said that it's a process to deliver the any kind of a services to within the territory of India. ये उसकी basic implications है, और we can be said this is a basically definition. But when we talks about the good governance, तो good governance के बारे में बहुत सारे aspects है, बहुत सारे dimensions है, लेकिन simultaneously criticize भी होता है whether it is sufficient to give the such kind of notations to the any kind of government political कि भाई ये गुड गवर्नेंस के बारे में अच्छे कर रहा है। नो, इट इज नॉट इनफ टू से दैट, बिकॉज ऑफ पैरेलली इसके साथ और एक वर्ड इसके साथ अगेंस्ट में जा रहा है, वो है बैड गवर्नेंस। सो वी हैव टू बी नो दैट द एग्जांपल, और वी कैन बी से दैट द एनालिसिस ऑफ अ गुड गवर्नेंस, व्हाट आर द पैरामीटर्स और ऑन विच पैरामीटर्स यू हैव बीन कैलकुलेटेड दिस गवर्नमेंट इज अ गुड गवर्नेंस बेसिस ऑन द गुड गवर्नेंस एंड दिस आर द बैड गवर्नेंस, और विच पैरामीटर्स हैज बीन शो दैट कि भाई ये बैड गवर्नेंस पे फॉलो कर रहा है। सो वी हैव टू नो द एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ अ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में उसके फर्क क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, वी हैव टू बी नो द एग्जैक्टली ऑफ अ गुड गवर्नेंस। देन उसके बाद आता है अगर गवर्नेंस में देखा जाए तो उसमें क्या है, इशू कंसर्निंग द गवर्नेंस। गवर्नेंस के बारे में क्या इशू आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम के बारे में अगर हम सोचते हैं कि भाई जो भी हमारे पास बीपीएल फैमिलीज है, दे हैज टू बी गेट और दे हैज टू बी गेट द एक काइंड ऑफ grains or kind of foods from the particular PDS system, but we have to be look at other side that कि भाई ये गवर्नेंस का जो कंसर्निंग प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, वो क्या हो रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी हमारे पास नहीं हो रहा है। जो पर्सन आपके पास अप्रोच हो रहा है, दे आर कमिंग विद अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, फॉर एग्जांपल रेटिना काम नहीं कर रहा उसका, और द ओल्ड एज पर्सन उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं ऑपरेट हो रहे। So these are the issue to deliver the any kind of a governance system. यानी क्या we can be say that कि भाई हमें governance तो deliver करना है, but these are the bottlenecks to the give the justice of a particular persons on the basis of a governance system. So ये इसको issue क्या है, identification of beneficiary नहीं मिलता है, then उसके बाद तुम्हारा जो properly deliver system है उसमें कुछ तो भी lacuna है, तो we have to be measure this all the issues regarding that. देन उसके बाद है राइट्स बेस्ड अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग,
देखो गवर्नेंस करना है, हमें डिलीवरी देना है, बट वी हैव टू बी लुक इनटू द फर्स्ट हाउ टू मेक द पॉलिसी बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी। जैसे कि पहले हमने देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी हमारे पास आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा है, तो हमें पॉलिसी मेकिंग कितना भी किया तो भी उसका डिलीवरी हो सकता है क्या? नहीं, एब्सोल्युटली नो। सो वी हैव टू बी कैलकुलेट और वी हैव टू बी मेजर्स कि पॉलिसी मेकिंग में कौन सी चीजों पे हमें प्रायोरिटीज देनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीकर सेक्शन है, देन उसके बाद तुम्हारे बीपीएल्स है, SC ST कम्युनिटीज है, वीमेन है, चिल्ड्रंस है। माल न्यूट्रिशन इज द कंसर्न ऑफ आवर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विद इन द चिल्ड्रन डेवलपमेंट। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें अगर ये फोकस कर रहे हैं कि भाई न्यूट्रिशन की कमी है यहाँ पे, तो हमें पॉलिसी मेकिंग के टाइम में उनको वो ध्यान में देना पड़ेगा कि हमारे कौन से स्टेट में माल न्यूट्रिशन के रेशियो ये क्या है, ज्यादा तरफ है। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हाइल वी आर मेकिंग द पॉलिसी। सो ये गवर्नेंस का क्या है, राइट्स बेस्ड अप्रोच रहना चाहिए कि यू हैव टू बी फाइंड एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। अगर आपके स्टेट में, कौन से भी स्टेट में कौन सी खामियां हैं, अगर वो फाइंड आउट की तो वो होता है राइट बेस्ड अप्रोच टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी एंड व्हाट दे वांट टू बी गेट द फ्रॉम द पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग वैसे किया जाएगी। देन उसके बाद आता है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। हमारे पास इंडिया में ऐसे बोला जाता है कि भाई हमारे पास पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, सच में बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन द मेन लैक्यूनास फॉर द दैट इज पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन बेनिफिशियरी तो ये तो प्रॉब्लम ही हो जाता है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसका इंप्लीमेंटेशन मशीनरीज कौन सी होगी, उनकी इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी में कौन सी खामियां हैं, कौन सी बातें हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ व्हेन वी आर टॉक्स अबाउट द इंप्लीमेंटेशन थिंग्स, दैट टाइम्स वी कुड नॉट बी सेड दैट कि श्योरली कि भाई हमें ये डिलीवर किया है, उसको नहीं हो सकता है। बिकॉज ऑफ वो इंप्लीमेंटेशन करते समय कहीं तो भी हमारा लैक्यूना जो है सिस्टम में, सिस्टम अप्रोच में, जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें कुछ तो भी पॉलिसी मेकिंग में क्या है, वो इंप्लीमेंटेशन से, तो उसका भी कुछ हमें देखना पड़ेगा। व्हाट आर द बॉटलनेक्स टू इंप्लीमेंट द सच काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे कि बोला जाता है कि हमारे पास जनधन योजना बहुत अच्छी तरह से मेकिंग की है, लेकिन सम काइंड ऑफ अदर थिंग्स और क्रिटिसाइजर्स हम जिसको बोलते हैं, क्रिटिसाइज ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि जनधन योजना हमें सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाया है, सोशल इंक्लूजन से तो हुआ ही नहीं। बिकॉज ऑफ इन द नेचर ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम्स आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग किया, लेकिन उसका सोशली जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूशन एट लार्ज स्केल पे होता नहीं है। सो दैट दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी हमें क्या दिखते हैं, लैक्यूना दिखता है, तो उसको एक अलग एंगल से हमें देखना चाहिए। देन उसके बाद हाउ टू इस्टेब्लिश द गुड गवर्नेंस। सबसे बढ़िया हाउ टू इस्टेब्लिश द गुड गवर्नेंस, क्योंकि आप सिर्फ गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन इस्टेब्लिश कैसे करना चाहिए गुड गवर्नेंस है, what should be the tools has been to provide or has been to utilize by the government to give the exactly what they want। सो ये जो फैक्ट्स है ये हमें दिखाते हैं कि गवर्नेंस के कंसर्न कौन से है, गवर्नेंस के एस्पेक्ट कौन से, गवर्नेंस के डायमेंशंस कौन से। तो फिर हमें गवर्नेंस के बारे में ये सब बातें पता होनी चाहिए कि हमें अगर ये गवर्नेंस देना चाहिए तो गवर्नेंस के ये प्रॉब्लम्स यानी प्रोज एंड कॉन्स है। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी? देखो फ्रेंड्स, क्या है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, अगर गवर्नेंस करना है, गवर्नेंस प्रॉपरली डिलीवरी करना है, सो वी हैव टू बी यूज द सम काइंड ऑफ टूल्स टू प्रोवाइड such a kind of accountability and to ट्रांसपेरेंसी। देखो फिर हमारे पास गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और हमारे पास गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए कौन से टूल्स है? पहली बात तो क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या है? RTI। इट इज द बेस्ट टूल टू इवैल्यूएट any government has been made or has been done in a such a manner कि भाई हर एक किसी को सब चीजें मिल रही है कि नहीं। वो हम किस तरफ से देख सकते हैं, कौन से टूल से देखते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन। देखो राइट टू इंफॉर्मेशन का बेसिकली यूज क्या होने वाला है? राइट टू इंफॉर्मेशन इज कंसिडर एज इट्स अ बैकबोन ऑफ योर डिलीवरी सिस्टम। बिकॉज ऑफ अगर कोई बंदा उसकी जो बेसिकली जो बेनिफिट्स है अगर वो नहीं मिलती है उसको, दैट टाइम्स ही कैन बी फाइल द RTI। और RTI के हिसाब से क्या मिलता है उसको? वो जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होता है कि भाई उसको ये नहीं मिला है तो उसको वो दे दो।
तो देन वी कैन बी सेड दैट कि गवर्नेंस का अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इट इज द बेस्ट वे कि भाई हम आरटीआई फाइल करो। तो ये क्या है, एक टाइप्स का टूल्स है टू गेट द अकाउंटेबिलिटी और टू मेक द ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट विद इन द गवर्नेंस सिस्टम। सो हमारे पास ये क्या है, आरटीआई इज द फर्स्ट टूल है। तो आरटीआई में क्या है, आरटीआई के प्रोविजंस तो हमें देखने नहीं है, हाँ, लेकिन जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, देन उसके बाद तुम्हारा क्या सॉरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है। तो उसमें जो बदलाव लाए हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 16 में जो बदलाव लाए हैं उस पर क्रिटिसाइज किया गया, वेदर गवर्नमेंट कर्टेल द पावर ऑफ अ सीआईसी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ऐसे कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो दैट वी हैव टू बी मेक क्लियरफुल्स और केयरफुल्स कि भाई ये आरटीआई वेदर इट इज सफिशिएंट टू गिव द जस्टिस to, or whether it is a RTI institution, whether it is sufficient to give the justice to every person who are reside within the India। तो फिर ये इसका यूटिलाइजेशन एंड अलोंग विद दैट इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हमारे इंडिया में बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि क्या वी हैव टू बी चेक बिकॉज ऑफ द पावर हैज बीन कर्टेन बाय द गवर्नमेंट। सो दैट टाइम्स यू हैव टू बी सेड दैट कि भाई आरटीआई तो है लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आरटीआई का अगर हम दूसरे एंगल से भी देखा जाए, मींस प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों भी रहने वाले हैं, तो कॉन्स में अगर देखा जाए तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे आरटीआई का मिसयूज ज्यादा हो रहा है। तो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में और आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास ये आरटीआई का क्या किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। तो उसके ऊपर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुके हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने की क्या है संभावना हमारे पास नहीं जुगा रह सकते, ठीक है। देन उसके बाद है ई गवर्नेंस। क्या है ई गवर्नेंस? इट इज वन ऑफ द सेकंड टूल्स टू डिलीवर द एनी काइंड ऑफ थिंग्स हु आर पर्टिकुलर्स रिसाइड विद इन द रिमोट एरिया। ई गवर्नेंस से क्या हो रहा है? तो ई गवर्नेंस मीन्स क्या, ई गवर्नेंस के एस्पेक्ट क्या है, ई गवर्नेंस फॉर्मुलेशंस कैसे होता है, ई गवर्नेंस के एट्रीब्यूट्स क्या है, ई गवर्नेंस में कौन सी चीज बढ़नी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस सिर्फ आपके गवर्नमेंट में नहीं है, ई गवर्नेंस का यूटिलाइजेशन हम पॉलिटिकल सिस्टम में भी कर सकते हैं, जुडिशियरी सिस्टम में भी कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव सिस्टम में भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम में भी कर सकते हैं, मीन्स एनी काइंड ऑफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल परसों ही देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, लाइव प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। तो लाइव प्रोसीडिंग से क्या होगा, इट इज कंसिडर्ड एज ए गवर्नेंस पार्ट बिकॉज ऑफ एवरी पर्सन who has been a right to get the informations particular any system which are established within the India। तो ये इसका अधिकार बन जाता है, इसका मौलिक अधिकार बन जाता है कि भाई मुझे गवर्नेंस में क्या चालू है वो तो पता चाहिए, गवर्नमेंट का क्या चालू है वो तो पता चाहिए। सो दैट ई गवर्नेंस इज अ काइंड ऑफ अ टूल्स। और ई गवर्नेंस से क्या हो रहा है, हमारे पास जो चीजें हमें जल्दी से जल्दी डिलीवर करना चाहिए तो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, बट इसके साइमल्टेनियसली कॉन्स भी देखने चाहिए कि भाई ई गवर्नेंस का कितना इफेक्टिवनेस हुआ है। आज अगर कोई आधार कार्ड डाउनलोड कर रहा है तो उसका आधार कार्ड डाउनलोडेशन में और डाउनलोड में बहुत सारे खामियां और बहुत सारे क्या आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है। सो वी हैव टू बी लुक द एग्जैक्टली द नेचर ऑफ ई गवर्नेंस विद इन द गवर्नेंस सिस्टम। तो ई गवर्नेंस जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सीमित तौर पे नहीं है, तो उसके बहुत सारे क्या है एंगल्स अपने को हमें देखना मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास दूसरा टूल्स है कोड्स ऑफ द इथिक्स एंड द कोड ऑफ कंडक्ट। इट्स अ बेसिक थिंग्स। देखो आप गवर्नेंस का पोर्शन है ना, तो गवर्नेंस का पोर्शन इज रिलेटेड विथ योर इथिक्स पेपर आल्सो, सो दैट अगर इथिक्स का पेपर में उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एआरसी रिपोर्ट और उसमें भी बहुत सारी चीजें बता ही है। देन उसके बाद अगर ये जो है कोड्स ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, अब ये कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इफ you are part and parcel of a civil services that times you have to be know the ethics regarding the code of conduct। आपका नेचर कैसी होना चाहिए, अगर आप डिलीवरी सिस्टम पे यहाँ पे बेस हो रहे और यहाँ पे आप आईएएस ऑफिसर हो तो व्हाट शुड यू डू रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। जैसे हमने देखा था, अगर कोई मिस ओल्डेस्ट पर्सन आपके पास आ रहे हो बियॉन्ड द पावर ऑफ यू, आपने क्या किया कि उसको जो नेसेसरी चाहिए, मीन्स उसको बेसिकली खाना चाहिए और उसके लिए फूड ग्रेन्स चाहिए और उसके लिए कुछ क्लॉथिंग वगैरह चाहिए, तो दैट टाइम्स इफ यू आर गोइंग टू बियॉन्ड द योर पावर सिस्टम्स और यू कैन बी से दैट कि भाई आपका कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में जो
भी चीजें आ रही है उसके तहत अगर आप कुछ करते हो तो इट शोज दैट कि आप भी क्या है, अकाउंटेबल हो और अकाउंटेबिलिटी फॉलो करते हो और आपकी ट्रांसपेरेंसी भी है। तो फिर आपके ये सब डिलीवरी सिस्टम बाकी सब बातें जो है वो कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। इन शॉर्ट आपका बिहेवियरल अप्रोच रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और पर्टिकुलर डिलीवरी सिस्टम जो जो है वो क्या है, कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाएगी। देन उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। जो देखो सबसे मिस क्रिटिसाइजिंगली बात की जाती है कि हमारे इंडिया में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 रुपए आ रहे तो लास्ट तक 10 ही रुपए ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पर्कुलेशन थ्योरी के हिसाब से। अगर ऊपर से नीचे पानी छोड़ा जाए तो लास्ट तक वहां पे पानी आना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसी कौन सी भी चीजें होती नहीं है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ अ फंड्स इट्स अ बेसिक कंपोनेंट to take the cognizance regarding any institutions। देखो अगर हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए और अगर हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ये है क्या, टूल्स है टू टेक द cognizance और टू टेक द accountability of any institutions to check by the public funds। पब्लिक फंड्स कितना गया कितना बाकी है। सो वी हैव टू बी गेट द एग्जैक्टली नंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पब्लिक फंड्स। सो यूटिलाइज करना कैसे करना चाहिए, कौन सी बातें करनी चाहिए, कौन से उसमें एस्पेक्ट आने चाहिए, तो ये क्या है वो टाइप के वी कैन बी से दैट दीज आर द टूल्स है। देन उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे हमेशा क्वेश्चन आता है वो है क्या है, सिटीजन चार्टर्स। क्या है, सिटीजन चार्टर्स। Citizen charters means what? What are the contributions of a citizen charters within the political systems, or what are the contributions of your citizen charters within the democratic principle of India? So ये ऐसी opinion based questions भी आपको citizen charters पे हमेशा पूछे जाते हैं। Citizen charters means what? Citizen charters क्या है, citizen charters के attributes क्या है, citizen charters का हमें आज तक कितना फायदा हो चुका है। अगर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बोलते हैं हम, तो अगर एक कौन सी भी इंस्टीट्यूशन वो प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज नहीं कर रही है तो सिटीजन चार्टर्स फेल हो रहा है हमारा। अगर हमारे संविधान के तहत हमारे विद इन द बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस अगर हर एक इंस्टीट्यूशन बनी है तो उसका कुछ तो भी अकाउंटेबिलिटी है। तो इट हैज टू बी गिव द एनी काइंड ऑफ सोर्सेस व्हिच आर डिमांडेड बाय द पर्टिकुलर पर्सन्स, सो दैट हमें ये सिटीजन चार्टर्स के तहत हर एक बात, हर एक जो संबंधित जो बातें हैं वो हमें क्या करनी चाहिए, वो डिलीवर करनी चाहिए। सो सिटीजन चार्टर्स इट इज वन काइंड ऑफ टूल्स टू चेक द ट्रांसपेरेंसी एंड टू चेक द अकाउंटेबिलिटी। आफ्टरवर्ड्स है रोल ऑफ सिविल सर्विस इन द डेमोक्रेसी। ये तो बहुत सारे मीन्स इस पे तो बात ही मीन्स इतने होने वाली है और इतने सारे बातें हो चुकी है कि सिविल सर्विस में हमें क्या करना चाहिए और सिविल सर्विस का रोल कैसे होना चाहिए। देन उसके बाद है अगर इसमें डीप में गए तो क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड द ट्रांसफरेंसी इन द गवर्नमेंट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ टूल्स है। देन उसके बाद है आरटीआई एंड ऑफिशियल सिक्योरिटीज है, सीक्रेट एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का है। तो उसमें कन्फ्लिक्ट क्या था, जब हमारे अंग्रेजों ने ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट बनाया तो उसने बाइंडिंग किया हु आर पर्सन्स associate with particular institutions, she or he should not be disclose any kind of information to general peoples। so ये ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट्स के ऊपर उन्होंने क्या किया, पाबंदी बना दी। तो हमें गवर्नमेंट को पूछने का कौन सा भी अधिकार नहीं था। सो दैट फॉर दैट रीजंस हमें आरटीआई बनाना पड़ा कि भाई इंस्टीट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट यू आर द लाइबल फॉर द पीपल्स। फॉर लाइबल फॉर द पीपल्स बोलने के बाद यू आर द रिस्पॉन्सिबल, यू आर द गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद ही आप पब्लिक सर्वेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन द गवर्नमेंट के। सो दैट वी हैव टू बी गिव द एनी इंफॉर्मेशंस व्हिच आर डिमांडेड बाय द पर्सन्स। सो हमें वो बेसिक इंफॉर्मेशन वो भी हमें इसमें देखनी चाहिए। सिटीजन चार्टर्स में क्या देखना है, देखो बेनिफिट्स ऑफ द सिटीजन चार्टर्स क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिटीजन चार्टर्स क्या है वो भी हमें देखना चाहिए। देन उसके बाद है सिटीजन चार्टर इन इंडिया एंड इवोल्यूशन। क्यों आ गया सिटीजन चार्टर की, क्या जरूरत थी, कौन सी ऐसी चीजें और कौन सी ऐसी बातें थी, कौन से ऐसे रीजंस थे, दैट रीजंस वी हैव टू बी सेड दैट कि भाई हमारे पास क्या है, इसका इवोल्यूशन हो गया, सिटीजन चार्टर्स का इवोल्यूशन हो गया वो। और ये इवोल्यूशंस हमें इस तरह से मिला कि हमारे पास एक कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के लिए क्या हो गया, ऐसे ये सिटीजन चार्टर्स मिल गया। देन उसके बाद प्रॉब्लम फेस इन द इम्प्लीमेंटिंग द चार्टर्स। फिर हमारे पास इंडिया में ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हो गए को जो
हमें सिटीजन चार्टर्स को इंप्लीमेंट करते समय आ रहे हैं। सिटीजन चार्टर इज नथिंग बट अ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर टू एवरी पर्सन who want be information regarding the particular things। तो हमें ये सब दे रहे थे, तो उसमें क्या इंप्लीमेंटिंग की पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम्स आ गए वो हमें देखना पड़ेगा। स्टेप्स टू इंप्रूव द सिटीजन चार्टर्स, तो फिर ये सिटीजन चार्टर्स को इंप्रूव करने के लिए कौन से चीजें, कौन से टूल्स यूज किए हैं, कौन सी बातें हमने यूज की है, तो इस पे ये बातें की है। इंडियन अप्रोच टू सिटीजन चार्टर्स, जैसे कि हमारे पास मॉडल है सर्वोत्तम मॉडल, फिर वो सर्वोत्तम मॉडल्स क्या है, मॉडल्स के टाइप्स क्या है, मॉडल्स में कौन सी बातें बताई है, और व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स और व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सर्वोत्तम मॉडल विद इन द पर्टिकुलर अवर हमारे सिटीजन चार्टर्स में। तो फिर ये मॉडल्स क्या है ये सब हमें देखना है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 7 स्टेप मॉडल फॉर द सिटीजन सेंट्रिक। तो फिर हमारे जो एआरसी रिफॉर्म्स है, एआरसी रिफॉर्म्स ने क्या क्या बोला है, कौन सी बातें पे एम्फेसाइज किया है, विच आर द स्टेप्स हैज बीन गिवन बाय द एआरसी रिफॉर्म्स टू इंप्लीमेंट एज अ पर्सन इज द सेंट्रिक पर्सन। तो फिर सेंट्रिक पर्सन रहने के बाद हमें उसको कौन सी बातें देनी चाहिए, और राइट टू सर्विस आ गया यहाँ पे। अब देखो इतने दिन हमारे पास क्या था, राइट टू इंफॉर्मेशन था, क्या था, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब क्या हो गया, राइट टू इंफॉर्म, यानी क्या हमारा अब राइट टू इंफॉर्मेशन, जब बंदे मांग रहे हैं तब आप इंफॉर्मेशन दो। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब क्या चलने वाला है, राइट टू इंफॉर्म, खुद होके क्या करो उसको डिस्क्लोज करो। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ अ पर्टिकुलर ये। देन उसके बाद ई गवर्नेंस है, रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन द ब्रिंगिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है। मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट कौन से, उसके चैलेंजेस कौन से, इंप्लीमेंटेशन में क्या पॉलिसी आ रही है, ये हमें बहुत डीप में देखना है। देन उसके बाद रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी है, लिंकेज द सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी क्या है वो भी हमें देखना है। देन उसके बाद डिबेट द लैटरल एंट्री इन द सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस में जो बातें चालू है, जो क्रिटिसाइजिंग पॉइंट है, जो अच्छे पॉइंट्स है कि भाई लैटरल एंट्री चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सी बातें हैं, ये वी हैव टू बी फाइंड आउट दैट। देन उसके बाद है द रिलेशन बिटवीन द सिविल सर्विस एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, दिस आर द मेजर कंसर्न्स बिकॉज ऑफ वी ऑलरेडी नोज दैट कि भाई पॉलिटिशियंस और सिविल सर्विस में ऑलवेज भी कन्फ्लिक्टेड होता है। तो वो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म कुछ है क्या, रिड्रेसल मैकेनिज्म है क्या, फिर अगर नहीं होना चाहिए तो उसके लिए व्हाट आर द स्टेप हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट और अदर एनी इंस्टीट्यूशंस और एनी एनजीओज। फिर ऐसी बहुत सारी डिबेट्स है और बहुत सारी चीजें हैं टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर्स। देन उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्राइसल सिस्टम इन द ब्यूरोक्रेसी है। फिर हमारे पास जो परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, आपका अप्राइसल जो भी होने वाला है वो ब्यूरोक्रेसी में अच्छा है या नहीं है, या रिजर्वेशन की बेसिस पे आपको बढ़ोतरी देनी चाहिए, और वेदर यू हैव टू बी लुक एट एज अ पर्टिकुलर परफेक्टली पर्सन हु डिलीवर द सिस्टम, ये आपको देखना चाहिए, क्या रिजर्वेशन पे ऊपर लेना चाहिए। दिस आर द सम काइंड ऑफ प्रोज एंड कॉन्स साइट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेसी सिस्टम। रिफॉर्म्स नीडेड इन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी, वो भी हमें देखना चाहिए। सो दिस आर द बेसिकली सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी क्या है वो हमें चाहिए। कोड इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में, उसमें हम अगर गए तो उसमें क्या है, देखो क्या है, पेड न्यूज एंड एब्यूज ऑफ द सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया का प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया तो उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, व्हाट आर द पेड न्यूज, व्हाट आर द फेक न्यूज, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स सच काइंड ऑफ योर इलेक्शंस। तो इलेक्शन के ऊपर पेड न्यूज और फेक न्यूज का क्या इफेक्ट हो रहा है, और उसके तहत हमारा सोशल मीडिया वेदर इट इज अ कंसिडर एज अ डेटा एनालिसिस पर्सन, it's a kind of a social media because of the power of a social media has been grown day by day। तो उसका implication within the decision making में हो रहा है क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई डिसीजन लेके जा रहे हैं तो सोशल मीडिया इट शोज दैट द अदर साइड्स ऑफ अ कॉइन दिखा रहा है, लेकिन जो पर्टिकुलर जो चीज दिखानी है वो नहीं दिखा रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसके कुछ इंप्लीकेशंस हो रहे हैं क्या, हमारे डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं क्या, इफ these are the problems has been faced by the government, so what are the steps has been taken by the government to resolve these things। तो उसके लिए क्या है, तो फिर उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट का कुछ बना है क्या, ये सब चीज हमें यहाँ पे देखनी है। देन उसके बाद है रोल ऑफ मीडिया विद इन द पर्टिकुलर इंडियन सिस्टम। देन उसके बाद है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होना चाहिए, कौन से बातें उसमें आनी चाहिए, कौन से चीजें को उसको अवॉइड करनी चाहिए। सो दीज आर द बेसिकली has been given within the इसमें।
ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका रेगुलेटरी स्ट्रक्चर एंड द गवर्नेंस रिफॉर्म्स। देखो, इंप्रूविंग द गवर्नेंस इन पब्लिक सिस्टम जो है उसको हमें देखना चाहिए कि हमें कैसी इंप्रूविंग करना है विद इन द गवर्नेंस इन द पब्लिक सिस्टम्स। हमारे पास पीडीएस सिस्टम बहुत दिनों से, लेकिन उसका प्रॉपरली जो डिलीवरी सिस्टम है वो अच्छी तरह नहीं हो रहे, तो उसमें देखना चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, व्हाट आर द लूप होल्स विद इन द डिलीवरी सिस्टम है। बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत हमने हर एक बंदे को क्या किया है, प्रॉमिस किया है कि आपको क्या मिलेगा, सम काइंड ऑफ ग्रेस यू विल गेट। अंत्योदय रहा तो उसको तो फ्री ऑफ कॉस्ट में रहने वाला है। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन मेंशन विद इन द पर्टिकुलर एक्ट, so that this act whether is properly followed by any kind of a system or not, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो फिर उसका इंप्रूविंग गवर्नेंस इन पब्लिक सिस्टम कैसे रहेगा वो देखना चाहिए। कॉर्पोरेट कल्चर्स गवर्नेंस इन इंडिया एंड वीआईपी कल्चर्स, दिस आर द रेड कार्पेटिज्म, जिसको हम बोलते हैं कि भाई आप आ जाओ, आपका स्वागत है, लेकिन वीआईपी कल्चर्स वेदर हार्म टू अवर गवर्नेंस सिस्टम है क्या नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप उनको ये कर रहे हो, आइडेंटिफाइड, आप जिसको देना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। So these are the concerns regarding the red carpetism, or we can be say that VIP cultures। तो हमारे गवर्नेंस में ये अफेक्ट कर रहा है क्या, हमारे गवर्नेंस के इंडिया में वो कौन से कंट्रीब्यूट कर रहा है और डीमेरिट कौन से उसके वो देखने चाहिए। द रोल ऑफ क्या है, रोल ऑफ सीबीआई, सीवीसी एंड एनएचआरसी, हर एक इंस्टीट्यूशन इज मेड बाय द लॉ और मेड बाय विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, so that we have to check, look or take out the decisions or take out the outputations regarding the particular this institution, what are the contributions of this institution within the Indian system, ये हमें देखना चाहिए। सो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा गवर्नेंस रिफॉर्म्स में। अगर हमें एनएचआरसी में रिफॉर्म्स कर रहे तो क्यों रिफॉर्म्स कर रहे, व्हाट आर द मेजर्स और व्हाट आर द बेसिकली नीड्स टू मेक द रिफॉर्म्स विद इन द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस, ऐसी कौन सी बातें जरूरत आ गई है कि हमें वो चेंज करना पड़ेगा। सो ये भी है। देन उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स है, प्रिजनर्स रिफॉर्म्स है इन इंडिया। जैसे जैसे हमारे इंडिया ग्रो करता जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, some kind of such things where happen within the particular all institution। so हमें हर एक इंस्टीट्यूशन में खुद में क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो फिर रिफॉर्म्स करने के लिए पुलिस रिफॉर्म क्या है, प्रिजन रिफॉर्म्स क्या है, लोकपाल और लोकायुक्ता क्या है, व्हाई वी आर नीड दिस इंस्टीट्यूशंस, उसके इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी है। ऑलरेडी वी हैव अ विजिलेंस कमीशन, तो फिर उसको डाइल्यूट करके और उसको साइडलाइन करके हम नया इंस्टीट्यूशन बना रहे। व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस आर द रीजन टू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है। देन आपके पास लास्ट क्या है, एआरसी रिफॉर्म। यानी कि देखो फ्रेंड्स, ये तो सिलेबस का डिकोडिफिकेशन होगा, लेकिन अगर हमने देखा जाए इसके ही बियॉन्ड हमें गवर्नेंस की बहुत सारी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे थिंग्स है और बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है। और ये तो सिर्फ शॉर्ट था बिकॉज ऑफ हमें वी हैव टू टेक जस्ट काइंड ऑफ अ नेचर ऑफ अ गवर्नेंस हमें देखना था। ओके, थैंक यू।